हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है प्लेटो। ठीक है, प्लेटो हमारे महान दार्शनिक थे और हमारे इतिहास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या बोल रहा है, प्लेटो प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक हैं। प्लेटो की राजनीतिक चिंतन का जनक, यानी इनको क्या बोला गया, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम राज्य का व्यवस्थित अध्ययन आरंभ किया। ठीक है, यानी इन्होंने क्या हुआ, राज्य का एक तरीका से अध्ययन किया। प्लेटो आदर्शवादी विचारधारा के प्रथम प्रवक्ता है, जिन्होंने राज्य की सर्वव्यापकता तथा अनिवार्यता का समर्थन किया है। वस्तुतः उन्होंने राज्य की नैतिक आधार प्रदान किया है। प्लेटो की रचनाओं में निगात्मक पद्धति का व्यापक प्रयोग दिखता है। उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना द रिपब्लिक है, जिसमें राजनीतिक सिद्धांतों का एक आदर्श राज्य की परिकल्पना में प्रतिपादित किया गया है। प्लेटो आदर्शवादी राजनीतिक विचारक होकर भी विचारों की दुनिया में सही क्रांतिकारी भी है। प्लेटो को क्रांतिकारी कहने का कारण यह है कि उन्होंने एक व्यवस्था को बिल्कुल परिवर्तित करते हुए उनके स्थान पर नवीन व्यवस्था का प्रतिस्थापित करने का सैद्धांतिक प्रयास किया है। प्लेटो आदर्शवादी और क्रांतिकारी चिंतक ही नहीं, एक नारीवादी चिंतक भी हैं, याद रखिएगा। अभी तक हम लोग क्या पढ़े, प्लेटो मतलब फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने राज्य का एक व्यवस्थित ढंग से अध्ययन किया था और इनके सबसे महत्वपूर्ण रचना क्या है, रिपब्लिक है, जिन्होंने उन्होंने राज्य की आदर्श राज्य का परिकल्पना किया था। ये एक नारीवादी चिंतक भी थे। कुछ राजनीतिक विचारकों ने प्लेटो के दर्शन में सर्वसत्ताधारीवादी तथा फांसीवादी विचारधारा का सदस्य अनेक प्रवृत्तियों की उपस्थिति की और संकेत किया है। प्लेटो की रचनाएं, प्लेटो के सभी ग्रंथ यानी संवाद यानी वार्तालाप यानी डायलॉग शैली में लिखे गए हैं। सब होगी प्लेटो संवाद शैली की यानी साइंस ऑफ द सुप्रीम रियलिटी कहता है। ऐसे तो प्लेटो की रचनाएं 38 है लगभग मानी जाती है, लेकिन इनमें 28 ही प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। निम्नलिखित कुछ प्रमुख रचनाओं में तीन को राजनीतिक चिंतन के दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। देखिए क्या बोल रहा है, एक मिनट। देखिए रिपब्लिक, तो यह प्लेटो की प्रथम आदर्शवादी रचना है जो मुख्यतः न्याय पर आधारित है। रिपब्लिक जीवन के तमाम पहलुओं का गहनता से अध्ययन के बाद रची गई रचना है। प्लेटो की इस रचना के पीछे अंतर्निहित उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप में रखा गया है। प्लेटो रिपब्लिक की रचना कर तत्कालीन यूनानी नगर राज्य और समाज की हिंसात्मक व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों को उन्मूलन करना चाहता है, समाज में शोषण की प्रवृत्ति को समाप्त करना चाहता है। यानी प्लेटो क्या रिपब्लिक के द्वारा क्या कहना चाहता है, रिपब्लिक उसका प्रथम बुक है जिसमें उन्होंने आदर्शवादी रचना का उल्लेख किया है और मुख्यतः न्याय पर आधारित था, और उन्हें रिपब्लिक में तमाम पहलुओं का उन्हें गहन अध्ययन किया है। रिपब्लिक के द्वारा उन्होंने यूनानी नगर राज्य व्यवस्था में जो हिंसात्मक जो व्यक्तिवादी प्रवृत्ति था उसका उन्मूलन करना चाहता था और समाज में शोषण को हटाना चाहता था। प्लेटो की इस ग्रंथ की रचना का उद्देश्य तत्कालीन एथेंस के प्रजातंत्र में प्रचलित लॉटरी या नियुक्ति प्रक्रिया को खारिज करना चाहता था। मतलब एक तरह से प्लेटो क्या था, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को विरोधी था। वो नहीं चाहता था कि एक लॉटरी व्यवस्था है जहाँ कोई व्यक्ति चुना जाता है जिनमें कोई आदर्श नहीं हो। ठीक है, लेकिन एक तरह बोल सकते हैं ये एक लोकतंत्र का विरोधी नहीं बोल सकते, लेकिन ये चाहता है कि लॉटरी व्यवस्था खत्म होना चाहिए। उस नियुक्ति प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक पद के लिए योग्य समझा जाता है। लोकतंत्र में ही होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सबका योग्य समझा जाता है। विद्वानों और मूर्खों के बीच अंतर नहीं किया जाता है। शासन पर मूर्खों का राज था और शासन या प्रजातंत्र, प्लेटो उसे प्रजातंत्र की समाप्ति करना चाहता था। देखिए मतलब प्लेटो क्या बोलता है कि लोकतंत्र में क्या होता है, मूर्ख और विद्वान एक नज़र में बराबर है। ठीक है, तो अगर मतलब अब लोकतंत्र के लिए कौन अच्छा हो सकता है कि एक आम आदमी जान पाएगा, नहीं, इसलिए प्रजातंत्र को उखाड़ कर फेंकना चाहता था। प्लेटो की रिपब्लिक को शासन के खिलाफ रची गई थी। यह सही है कि प्लेटो पहली रचना रिपब्लिक आदर्शवादी कल्पना है, परंतु इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। रिपब्लिक के संबंध में बार्कर कहता है कि रिपब्लिक मानव का पूर्ण जीवन दर्शन है, क्योंकि वह समस्त विचारों और उन पर आधारित कार्यों को विवेचना करता है। देखिए सेकेंड बुक है उसका स्टेट्समैन। तो बोल रहा है कि यह तर्कशास्त्र संबंधी ग्रंथ है। इसे पॉलिटिक्स में कहा जाता है। अपनी पहली रचना रिपब्लिक के कुछ समय बाद प्लेटो ने स्टेट्समैन लिखना आरंभ किया था। ठीक है, इस रचना में प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक की भांति आदर्शवादी राज्य की कल्पना लेकर नहीं चला, बल्कि वह अब व्यवहारिक आदर्शवादी बन गया था। वो जो प्लेटो के कानून को महत्व देता था, वो अपनी द्वितीय रचना स्टेट्समैन कानून के महत्व को विचार करने लगा है। यानी जो स्टेट्समैन क्या है, रिपब्लिक का मतलब
रिपब्लिक के बाद इसको लिखा गया है, ठीक है। ये एक आदर्शवादी नहीं है, यानी एक व्यवहारवादी जो समाज में चल रहा है, यानी इसने पहले कानून को महत्व देता था, लेकिन आपका कानून महत्व को विचार करने लगा है। रिपब्लिक के आदर्श राज्य के स्थान पर उप आदर्श राज्य आ गया है। अपने कई विचारों में परिवर्तन के हेतु तत्पर हो चला। प्लेटो के विचारों में इस परिवर्तन के पीछे सिराकुज़ में डियोनिसियस की दार्शनिक शासक बनने के उसका असफल होना है। देखिए मतलब प्लेटो बदल क्यों गया, मतलब उसका विचार, क्योंकि मतलब क्या बोला, वही दार्शनिक राजा को बनाना चाहता, लेकिन क्या हुआ, मतलब असफल हो गया। एथेंस में लोकतंत्र का पतन होना और आयु और अनुभव के विरोधी कारण विचारों में परिपक्वता का होना भी आदि कहा जा सकता है। हो सकता है कि अब जो प्लेटो है उसमें नए नए विचार का समागम हो रहा है, ठीक है, वो परिपक्व हो रहा है, उस कारण क्या हो, इसमें विचार परिवर्तन आ सकता है। अब थर्ड रचना क्या, लॉज। यह प्लेटो की अंतिम और बहुत हद तक यथार्थवादी रचना है। इनमें प्लेटो द्वारा अपने ही पूर्व के कुछ विचारों को अर्थात रिपब्लिक के प्रतिपादित कुछ विचारों का खंडन किया गया है, कुछ विचारों में संशोधन किया गया है। एक मिनट, हम कुछ रिपब्लिक में प्रतिपादित विचारों को उसी रूप में दोहरा दी गई है। प्लेटो की अंतिम रचना लॉज का प्रकाशन प्लेटो की मृत्यु के बाद हुआ। लॉज को नोमाइक नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मेनोकिया नामक ग्रंथ भी शिक्षा पर आधारित है। सिम्पोजियम क्या है नामक ग्रंथ कला प्रेम पर आधारित है। फेस्डो का संबंध क्या है, अमृत पे है, हो गया आपका। सोशल डायलॉग किस पे है, सुकरात के द्वारा जो डायलॉग किया गया तो उसके साथ। एपोलॉजी सुकरात की मृत्यु के संबंधित रचना है। टाइमियोस नामक ग्रंथ क्या विश्व ज्ञान के संबंधित है। जॉर्जियस क्या, इस ग्रंथ की रचना प्लेटो ने अपनी अकादमी की स्थापना के तुरंत के बाद स्टार्ट किया था। प्लेटो की अध्ययन पद्धति। प्लेटो की अध्ययन पद्धति दैतात्मक पद्धति तर्क वितर्क द्वारा सत्य का अन्वेषण करने वाली पद्धति है। विश्लेषणात्मक पद्धति मौलिक तत्वों को विभाजित कर उसका पृथक पृथक अध्ययन करने का वाली पद्धति है। मतलब प्लेटो ने दो पद्धति का अनुसरण किया, एक दैतात्मक पद्धति जिसमें तर्क वितर्क किया जाता है, एक दूसरा पद्धति था जिसे विश्लेषणात्मक पद्धति बोला जाता है, जहाँ मौलिक तत्वों को विभाजित करके पढ़ा जाता है। प्लेटो ने अपनी दार्शनिक सिद्धांतों में प्रतिपादन में निगात्मक पद्धति, यानी याद रखिएगा कौन पद्धति इन्होंने निगात्मक पद्धति का सहारा लिया है। इस पद्धति में सामान्य से विशेष क्या होता है, इसमें फॉर्मल जनरल टू पार्टिकुलर बढ़ जाता है। यानी इस पद्धति के अनुसार दार्शनिक अपना अध्ययन शुरू करने से पहले कुछ सिद्धांतों के आधार पर स्वरूप निर्धारित करता है। उन सिद्धांतों को मापदंड मानकर उन्हें विभिन्न उपलब्ध तत्वों पर लागू करता है, कुछ विशिष्ट निष्कर्ष निकालता है। ऐसे तो आगमक पद्धति यानी वैज्ञानिक पद्धति का प्रतिपादक एवं व्यापक प्रयोगकर्ता अरस्तु को माना जाता है, परंतु प्लेटो की रचनाओं में इसका झलक देखने को मिलता है। इस पद्धति के विशेष सम्मान को बढ़ाया। देखिए जो प्लेटो था उन्होंने कौन मेथड प्रयोग किया, निगात्मक पद्धति किया था, जिसमें आपका समान से विशेष किया जाता है, ठीक है। और मतलब इसके अलावा ये क्या बताए थे, दातात्मक पद्धति और आपका विश्लेषणात्मक पद्धति का भी अनुसरण किया था, ठीक है। आगे देखिए, प्लेटो ने कुछ अंशों में ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है। उन्होंने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर राज्य के विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। प्लेटो द्वारा प्रयोग लाई गई पद्धतियाँ परियोजनात्मक और एक विशेष प्रकार की आदर्श और ले जाने वाली है। प्लेटो का अध्ययन पद्धति के संक्षिप्त विवरण से सब होता है कि प्लेटो द्वारा अपनाई गई पद्धति को कोई एक नाम मुश्किल है। R.L. नेटलशिप कथन से सहमति हुआ है उसकी पद्धति तो ना तो आगंतुक पद्धति है और ना निगात्मक पद्धति है, या तो एक प्रकार की रचनात्मक पद्धति है। इसमें सिद्धांत में निर्माण उसका व्यवहार पर रुख के साथ चलता है। अब देखिए प्लेटो पर सुकरात का क्या प्रभाव पड़ा। एक विद्वान गुरु का योग शिष्य पर प्रभाव लाजमी है। प्लेटो भी उसके गुरु सुकरात का व्यापक प्रभाव पड़ा। दूसरे शब्दों में कहना उचित है कि सुकरात के दर्शन में विस्पान ने प्लेटो के जीवन में एक आधार दिया, उसके जीवन में बदलाव लाया। प्लेटो अपने गुरु सुकरात की इस धारणा को पूर्णतः स्वीकार करता था कि सद्गुण ही ज्ञान है। सुकरात की भांति प्लेटो कहता है कि सच्चे ज्ञान ले ही सद्गुण उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति साहसी और निर्भीक बनाता है, इसलिए ज्ञान और सद्गुण एक ही माना जाना चाहिए, अर्थात ज्ञान और सद्गुण को अलग अलग मानना गलत है। दूसरी बात प्लेटो के विचार में देखने को मिलती है कि वह सुकरात भांति सद्गुण और कार्य की घनिष्ठता को विश्वास करता है। वह मानता है कि सद्गुण अपने स्वरूप या प्रकृति की भांति कार्य करता है, उसी प्रकार व्यक्तिगत सद्गुण उसे कार्य करने में सक्षम बनाता है। सुकरात ने इस मत को भी प्लेटो स्वीकार करता है कि व्यक्ति में निम्नलिखित 4 गुण सद्गुण होना चाहिए: विवेक होना चाहिए, साहस होना चाहिए,
संयम होना चाहिए और न्याय होना चाहिए। यानी मतलब सुकरात की भांति क्या प्लेटो भी स्वीकार करता है कि मतलब इंसान में 4 चीज़ होना चाहिए, विवेक, बुद्धि, साहस होना चाहिए, उसमें संयम होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए और क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। आगे देखा हो रहा है, प्लेटो ने सुकरात का विचार भी ग्रहण किया कि शासन का संचालन एक कला और ये कला कुछ लोगों में होती है, सभी में नहीं। जिस प्रकार मूर्ति बनाना, इलाज करने जैसी कला सभी के वश में नहीं है, उसी प्रकार शासन संचालन करना सही वश में नहीं है। संक्षेप में प्लेटो सुकरात के विचारों को व्यापक देखने को मिलता है। इसीलिए तो मैक्सी जैसा विद्वान कहता है कि प्लेटो के रूप में सुकरात के जन्म लिया है। ठीक है, पेलोपोनेशियन युद्ध में प्रभावित होकर प्लेटो ने सैनिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। पिथागोरस से प्रभावित होकर प्लेटो ने निम्नलिखित बातों स्वीकार किया। यानी प्लेटो कहता है सुकरात के भांति कि शासन चलाने का कला हर व्यक्ति में नहीं होता है। जैसे डॉक्टर हर इलाज नहीं कर सकता है, डॉक्टर ही कर सकता है, उसी प्रकार पार्टिकुलर जो चीज़ होता है, जो शासन किया हर व्यक्ति नहीं चला सकता है, कुछ लोगों के हाथों में होता है। इसके अलावा प्लेटो चाहता है कि मतलब लोगों को सैनिक प्रशिक्षण मिलना चाहिए और जोर भी देता है। आगे देखिए, प्लेटो पिथागोरस के समान अमृत में आस्था रखता है, मानवीय आत्मा में त्रिविभाग विश्वास करता है, गणित एवं संगीत पर भी पिथागोरस के प्रभावित होकर देता है। स्त्री के पुरुष के समानता में विश्वास पिथागोरस के प्रभाव के कारण संभव हुआ है। प्लेटो के ज्ञान का उद्देश्य द वन इज द मैनी एंड मैनी इज द वन पाना मुश्किल पाना है। फोन्सियन और प्लेटो कहता है कि दार्शनिक सोने के बने होते हैं, सैनिक चांदी के और उत्पादक कांस्य बने होते हैं। यह सब से कि प्लेटो समाज के 3 वर्ग बताता है। पहला और सर्वोत्तम वर्ग दार्शनिक है, दूसरे मध्यम वर्ग में सैनिक है, तृतीय में कौन उत्पादक है। याद रखिएगा, इसने तीन वर्ग बताया है। पहला दार्शनिक हो गया, सेकेंड हो गया सैनिक और तीसरा कौन हो गया, उत्पादक। इन तीनों वर्गों में समानता के प्लेटो विश्वास नहीं है। तब भी वह भी दार्शनिक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोने के समान मानता है, सैनिक को चांदी, उत्पादक को कांस्य वाले। या पिथागोरस से प्रभावित होकर प्लेटो स्त्री और पुरुष की समानता को स्वीकार करता है। लेकिन जब हम टाइमिसियस कथा का प्लेटो में विरोधाभास से विचार का तर्क पर गौर करते हैं तो भ्रम उत्पन्न होने लगता है। टाइमियस और एक जगह प्लेटो कहता है कि व्यक्ति यदि भ्रष्ट जीवन व्यतीत करता है तो दूसरा जन्म नारी बनता है, नारी अपने भ्रष्ट जीवन की जारी रखती है तो दूसरे जन्म में पशु होती है। प्लेटो की इस कथा ने सबसे होता है कि वह स्त्री और पुरुष को नीचा और मनुष्य को ऊपर समझता है, अर्थात उसे नारी समानता में विश्वास नहीं है। एक अन्य उदाहरण में प्लेटो ने स्त्री पुरुष की समानता का जोरदार वकालत करता है। नर कुत्ता मादा कुतिया में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक समान रखवाली कर सकते हैं। यहाँ प्लेटो नर और मादा जाति में समानता दिखाकर स्त्री समानता के प्रबल समर्थक बन जाता है। उपयुक्त संयोजना प्लेटो की नारी समानता संबंधी धारणा अविश्वासी जन्म होने लगता है, लेकिन यह अविश्वास महज एक भ्रम या संदेह में। प्लेटो नारी समानता का समर्थक है। उसने पहले कथन को मिथ्या के रूप में देखा है। प्लेटो अपनी इस मिथ्या के भय से स्त्री पुरुष दोनों के नैतिकता को कायम रखना चाहता है। प्लेटो के द्वारा वर्णित मिथ्या के आधार पर उसके विचार में मूल्यांकन उचित नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि प्लेटो अनियंत्रित यौन को पशुता का संकेत देता है, उसे राज द्वारा नियंत्रित करवाता है। प्लेटो प्रेम और वासना के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। उसका कहना है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें वासना हो नहीं है, अर्थात वासनाहीन समर्पण नाम ही प्रेम है। इसे ही प्लेटोनिक प्रेम कहा गया। प्लेटो का यह प्रेम मानव के बीच संभव नहीं है, बल्कि यह मानव और ईश्वर के बीच संभव है, ऐसा ही प्लेटो का मानना है। याद रखिएगा, प्लेटो का मानना क्या था, कौन सा प्रेम, प्लेटोनिक प्रेम। प्लेटोनिक प्रेम क्या होता है, जहाँ वासना ना हो। तो आज के समय ऐसा हो सकता है नहीं, तो वासना ही प्रेम का आधार होता है आज के समय। थैंक यू।